हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीआरएम का टेस्ट नंबर। या आपका 4 है, इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और बताना भी है कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना मार्क्स आया। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स बताते हैं, तो आप भी अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो इसको सीखने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। टेस्ट नंबर एक कौन सा है, तो टेस्ट नंबर 4 है। हम इससे पहले आपको 3 टेस्ट करा दिए, मतलब हम सेट के रूप में आपको दे रहे हैं ताकि आपको काफ़ी इससे बेनिफिट हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और भी 1-2 वीडियो एक्स्ट्रा भी दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सबको हम आपको कराते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, ए कंपनी हैज़ 500 कस्टमर इन स्टार्टिंग ऑफ मतलब 2020, मतलब 2020 के स्टार्टिंग में एक कंपनी के पास कितना, तो 500 कस्टमर था। आगे कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर इट बिकम 600, बट आउट ऑफ दीज 300 आर ओल्ड कस्टमर, फाइंड द सर्वाइवल रेट एंड चर्न रेट। मतलब आपसे दोनों चीज़ पूछा जा रहा है कि सर्वाइवल रेट क्या होगा और चर्न रेट क्या होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आप मतलब वीडियो को रोक करके खुद बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो चलिए सीखिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए हम आपको पहले भी ये सब कुछ बता चुके हैं कि सर्वाइवल रेट क्या होता है। देखिए सर्वाइवल रेट और रिटेंशन रेट दोनों बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्वाइवल रेट हो गया, ठीक है, तो रिटेंशन रेट दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। तो आपसे क्वेश्चन में सर्वाइवल पूछे या रिटेंशन पूछे, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना, दोनों सेम ही निकलता है। अब चर्न रेट क्या होता है, तो जब आप सर्वाइवल रेट निकाल लीजिएगा या रिटेंशन रेट, तो उसमें से मतलब अगर परसेंटेज में निकाले हैं तो 100 में से अगर घटा लीजिएगा तो आपका चर्न रेट निकल जाएगा, ठीक है। या अदरवाइज आप मतलब डायरेक्ट नंबर के फॉर्म में निकाले हैं तो 1 में से घटा लीजिएगा, आपका पॉइंट में कुछ ना कुछ आया होगा, तो अगर 1 में से घटा लीजिएगा तब आपका क्या निकल जाएगा, तो चर्न रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ निकाल के देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, सर्वाइवल रेट, ठीक है। सर्वाइवल रेट या फिर इसके बराबर में क्या है, तो रिटेंशन रेट, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास जो कस्टमर था स्टार्टिंग में उसमें से कितना बचा हुआ है। तो 500 कस्टमर हमारे पास था, अब कितना बचा हुआ है, तो 300 बचा हुआ है 500 में से। तो जो बचा हुआ है उसको हम ऊपर में लिखते हैं, मतलब 300, और बटे में कितना, तक टोटल जो हमारे स्टार्टिंग में था जिसके बेस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो 500 हो गया, ठीक है। तो आपका कितना निकल गया, तब 0.6 निकल गया, मतलब ये 60% के बराबर हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या निकल गया, सर्वाइवल या रिटेंशन रेट 60% निकल गया। तो आपका चर्न रेट कितना हो जाएगा, तो चर्न रेट जो हो जाएगा ये आपका जो आपका सर्वाइवल रेट निकला है, मतलब 100 मतलब और माइनस में कितना, तो जो आपका सर्वाइवल या रिटेंशन रेट निकला है वो घटा दीजिए, तो ये 60% है। तो कितना हो जाएगा ये, तो 40% हो जाएगा। समझ गए बातों को। अगर इसको आप फ्रैक्शन में लिया रहता आपको तो यहाँ 0.6 होता, तो आप क्या करते, चर्न रेट के लिए यहाँ पे आप क्या कर लेते कि 1 - 0.6 घटा लेते, तो कितना हो जाता, 0.4 हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, अब आप देख सकते ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब भी आपको जो चीज़ पहले पूछेगा उसका आंसर आपको पहले और बाद में पूछेगा उसका बाद में रेस्पेक्टिवली लिखा रहेगा तभी भी और नहीं लिखा रहेगा तभी भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको चेंज करके भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप ऑप्शन बी को देखिएगा, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पेन इधर एक्चुअली नहीं चलता, इसीलिए मुझे इस साइड ही लिखना पड़ता है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक चेंज करके भी दिया है, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर रेस्पेक्टिवली लिखा रहेगा क्वेश्चन में तभी भी, नहीं लिखा रहेगा तभी भी। जो आपको पहले पूछेगा उसका आंसर पहले और बाद में पूछेगा उसका आंसर बाद में देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दिस इज एन XML बेस्ड मेटा लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इनिशिएटिव एज ए मीन्स ऑफ मॉडलिंग बिजनेस प्रोसेस मच एज XML इज इटसेल्फ, यानी कि मेटा लैंग्वेज विथ द एबिलिटी टू मॉडल इंटरप्राइजेज डाटा। कहने का मतलब आपको इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे कि एक बिजनेस प्रोसेस होता है उसमें XML के जैसा हम क्या यूज करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो XML के जैसा हम क्या यूज करते हैं, आपको पता चल गया आंसर। चलिए अब मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि BPML का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट लैंग्वेज होता है, ठीक
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें तो याद ही रखना है कि जो हम बिजनेस में XML के जैसे सिमिलर क्या यूज करते हैं, तो BPML यूज करते हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके समझने के लिए क्या है, तो ये मेटा लैंग्वेज जो दिया है ना, इस बातों को आप समझिए। देखिए हिंदी में जब टाइप हो रहा था तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हुआ है। देखिए यहाँ पे धातु भाषा दे दिया, ये गलत है। मेटा लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, ये चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ, समझिए। देखिए मेटा लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप किसी लैंग्वेज के बारे में ही एनालिसिस करते हैं ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मेटा लैंग्वेज। उस प्रोसेस के क्या बोलते हैं, मेटा लैंग्वेज प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप किसी और, मतलब मान लीजिए कोई अनदर लैंग्वेज है, ठीक है, जो लिखा हुआ है, तो उस लैंग्वेज के बारे में जब आप स्टडी करते हैं, उस लैंग्वेज के बिहेवियर को आप एनालिसिस करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटा लैंग्वेज बोलते हैं। समझ गए चीज़ों को। अब ये कैसा होता है, मतलब ये जो आपका BPML जो ये कैसा होता है, तो सिमिलर टू कैसा होता है, तो XML के सिमिलर होता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए देखिए आपको कुछ क्वेश्चन तो हार्ड मिलेगा और कुछ आसान मिलेगा, तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हार्ड देता हूं और बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन आसान ही देता हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए सिंपल बात है, जो क्वेश्चन आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता तो 2-3 बार रिवीजन करके आप उसको प्रयास कीजिए कि आप वो याद रख लें, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाए तो बन जाए, क्योंकि ये CRM सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि टैग लाइन आपसे पूछा जा रहा है, किसका, तो ओरेकल कंपनी का। ओरेकल कंपनी तो आप पढ़े भी होइएगा, हम आपको कल के मतलब वीडियो में बताए भी थे इसको, ठीक है। और जब टैग लाइन बताए थे उस टाइम भी हम बताए थे, तो उस टाइम पे हम आपको इसका CO भी बताए थे, कब फाउंडेशन हुआ ये भी बताए थे। लेकिन अभी आपसे यहाँ पे टैगलाइन पूछा जा रहा है, तो इसका टैगलाइन क्या होगा आपको पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका टैगलाइन होगा इंटीग्रेटेड क्लाउड एप्लीकेशन एंड प्लेटफॉर्म सर्विस। देखिए ये मतलब जो ओरेकल कंपनी है ये क्लाउड बेस्ड कंपनी है। मतलब ये क्लाउड बेस्ड कंपनी कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया पर चाहे कहीं भी अपना डाटा अपलोड करते हैं तो वो ये स्टोर कर लेता है और बाद में 1 साल 2 साल बाद जो आपको दिखाते रहता है, कुछ दिनों बाद दिखाते रहता है, तो वो कहाँ स्टोर है जो आपको दिखा रहा है, तो वो चीज़ें क्लाउड में ही स्टोर होता है। तो सभी कंपनी का जितना भी सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, वो सबके अपना अपना क्लाउड होता है। जैसे गूगल का क्लाउड अपना है, फेसबुक का अपना क्लाउड है, तो सबके अपना अपना क्लाउड होता है, जहाँ पे क्या करता है वो कस्टमर के डाटा को स्टोर रखता है। जहाँ तब कि मतलब उससे क्या होता है, कंपनी को भी सुविधा होता है एनालिसिस करने में कि हमारे पास कैसा कस्टमर है, और कस्टमर को एज ए फैसिलिटी के रूप में मिलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिस इज ए सेंट्रल पॉइंट इन एन इंटरप्राइजेज फ्रॉम विच ऑल कस्टमर कंटेक्ट आर मैनेज। मतलब ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे सभी कस्टमर का कंटेक्ट मैनेज किया जाता है। तो देखिए ये सेंटर पॉइंट जो होता है ना, ये एक ऐसा, मतलब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए आपको पता चल गया, मैं बताता हूँ। देखिए कॉन्टेक्ट सेंटर होता है या संपर्क केंद्र होता है, मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक कंपनी का एक ऐसा पॉइंट, कोई भी कंपनी उसका एक ऐसा पॉइंट जहां पे सभी कस्टमर के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है ना यहां पे जमा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो कांटेक्ट सेंटर बोलते हैं, ठीक है, या संपर्क केंद्र बोलते हैं। यहां पे कस्टमर का सभी डाटा को मैनेज करके रखा जाता है, ठीक है, कांटेक्ट करने के पर्पज से। ये कंपनी के लिए आसान होता है, ठीक है। इसी टाइप मतलब डाटा वेयर हाउस भी होता है, उसी तरह से ये एक अलग पैटर्न है, यहाँ पे कांटेक्ट को मैनेज रखा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आज थोड़ा सा बगल में काम चल रहा है, तो अगर थोड़ा सा अगर आपको आवाज़ भी आ रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो देना कंपलसरी था, इसीलिए मैं सोचा हूँ कि चलो रिकॉर्डिंग करके आपको दे ही देता हूँ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग कस्टमर बेस इनटू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर सिमिलर इन ए स्पेसिफिक वे रिलेवेंट टू मार्केटिंग सच एज जेंडर, इंटरेस्ट और उसका क्या, तो स्पेंडिंग हैबिट, मतलब कैसा है। तो देखिए मतलब जो हम कस्टमर को, कोई भी कंपनी होता है वो क्या करता है, कस्टमर को डिवाइड कर लेता है अलग अलग में। जैसे कि देखिए उस कस्टमर का एज कैसा है, तो एक एज ग्रुप का अलग रखेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 18 साल से लेकर के और 30 साल का एज ग्रुप क्या है उसको अलग रख लेगा। उसके बाद जेंडर को अलग रख लेगा, फिर अलग एज ग्रुप को अलग रखेगा, क्योंकि कंपनी को ये चीज़ें एनालिसिस करके समझ में आ जाता है कि इस ग्रुप के एज को अभी क्या चाहिए। उसी तरह से जेंडर को अलग कर लेता है, जैसे कि मेल हो गया, फीमेल हो गया, तो जेंडर को अलग कर लेता है। जैसे कि मेल को कोई और प्रोडक्ट का जरूरत होता है और फीमेल का कोई और प्रोडक्ट का जरूरत होता है, तो इसी तरह से यहाँ भी इसको अलग कर लेगा। उसके बाद इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट कैसे, तो जैसे कि देखिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो कंपनी जो है ना उसका जो मतलब सीआरएम जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, वो एनालिसिस आपको कर लेता है कि आप किस टाइप के ज़्यादा सामान खरीदते हैं। जैसे कि अगर हमारे साइट पे देखिएगा तो हम सबसे ज़्यादा बुकें सर्च करते रहते हैं, तो वहाँ हमको हमेशा बुक का ऐड दिखाते रहता है। अगर कोई भी बुक आता है तो ये हमारे इंटरेस्ट को समझ गए बातों को। उसी तरह से अगर आप कोई फैशन सामान खरीदते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो चीज़ें आपको बार बार वो दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके इंटरेस्ट को जज कर लेते हैं। उसके बाद स्पेंडिंग, कि आप कैसा खर्च कर रहे हैं, आप सस्ता सामान लेते हैं, महंगा सामान लेते हैं, ठीक है। इसके हैबिट के बेसिस पे इस सब कुछ को एनालाइज करते हुए जो कस्टमर को डिवाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कस्टमर सेग्रीगेशन बोलते हैं, यानी कि ग्राहक विभाजन। इस ग्राहक विभाजन से मतलब कंपनी को फायदा क्या होता है, तो फायदा ये होता है ना कि उनको अब एक्चुअली स्पेसिफिक डाटा मिल गया। सपोज कीजिए कि अगर आईफोन मार्केट के अंदर आया, कोई नया वर्जन आया, तो कंपनी अब जो है कंपनी किसको मेल करेगा, किसको ऑफर भेजेगा, तो जो कस्टमर बढ़िया स्पेंड करता है, खर्च करता है, उसी को भेजेगा ना। अब सपोज कीजिए जो 20 रुपया 25 रुपया का और 100-200 का सामान लेता है, उसको कंपनी आईफोन का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट थोड़ी दिखाना चाहेगा, नहीं ना। तो इसीलिए उनको क्या होता है, इससे बेनिफिट हो जाता है, सेग्रीगेशन करने से उनको प्रॉफिट होता है। समझ गए बातों को। और मतलब जो कस्टमर है उनको भी आसान हो जाता है कि जिस टाइप के वो कस्टमर है उसी टाइप का प्रोडक्ट का उनको एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, तो उनको लेने में सुविधा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आप अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन चीज़ों को प्रिपेयर किया जाता है कि आपको क्या देना है, कैसा क्वेश्चन दे कि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक काम मेरे लिए ज़रूर करना है, ठीक है, क्या, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए देखिए आगे आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से आपको मतलब चुनना है कि फॉल्स कौन सा है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है। सबसे पहले बात, अगर यहाँ पे आप 2 चीज़ समझ लीजिएगा तो आपको आंसर बहुत आसानी से पता चल जाएगा। पहली बात क्या कि कंज्यूमर, और दूसरी बात क्या कि कस्टमर। तो कंज्यूमर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है, इस दोनों बातों को आप फोकस कीजिए अच्छे से। देखिए कंज्यूमर वो होता है जो सामान को मार्केट से खरीद करके लाता है और यूज कर जाता है। जैसे कि यहाँ भाई साहब एक गोलू है, ठीक है, तो ये गोलू भाई साहब क्या किए, सामान खरीद के लाए। सपोज कीजिए कि बिस्किट खरीद कर लाए और खा लिए, तो मतलब ये पूरा का पूरा यूज कर लिए, तो ये कौन हुए, कंज्यूमर हुए। और दूसरी बात, ये साबुन लाए और नहा लिए, तो ये कौन से हो गए, कंज्यूमर हो गए। जूस के दुकान पर गए, जूस खरीद के लाए और पी गए, तो कौन हो जाए, कंज्यूमर हो गया। लेकिन कस्टमर कौन होते ये समझिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए राम भाई साहब एक कस्टमर है, ठीक है, तो ये कस्टमर है, तो ये क्या करते हैं ना, एक बड़ा थोक मतलब जो होलसेलर वहाँ से सामान खरीद कर लाते हैं और क्या करते हैं, ये यूज भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कस्टमर का क्या काम होता है कि ये यूज भी कर सकते हैं सामान जो खरीद कर लाए और बेच भी सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे दुकानदार को देखते होइएगा, जब दुकान में सामान लेने के लिए जाते होंगे तो बोलते होंगे आप ये प्रोडक्ट ले जाइए, इसका यूज हम भी करते हैं। इसके मतलब वो आगे से खरीद कर लाया है और खुद भी यूज कर रहा है और बेच भी रहा है आपके साथ, समझ गए। तो वो कौन होते हैं, कस्टमर होते हैं। समझ गए बातों को। चलिए अब आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि कंज्यूमर कैन बी कस्टमर। क्या एक कंज्यूमर कस्टमर हो सकता है? नहीं भैया, कंज्यूमर कस्टमर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने लिए सामान खरीद करके लाए हैं खाने पीने के लिए, तो क्या आप उसको बेचिएगा? नहीं बेचिएगा। तो यही आपका फॉल्स हो जाएगा, बाकी ये सही होगा बी नंबर। देखिए यानी कि कस्टमर कैन बी बायर, तो बिल्कुल कस्टमर जो है वो बायर तो होगा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से खरीद रहा है सामान। उसके बाद देखिए कस्टमर जो है कैन बी कंज्यूमर, तो बिल्कुल होगा। जो कस्टमर है तो वो क्या करता है, सामान खरीद के लाता है तो बेचता भी है और खाता भी है, तो खा लिया, वो कंज्यूमर हो गया ना, तब कंज्यूमर उस केस में हो गया। समझ गया ना क्वेश्चन को। तो आंसर कौन हो जाएगा, तो आपका इसमें फॉल्स कौन सा हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा आपका ए नंबर जो ऑप्शन है ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी ये सब सही है। हम यहाँ पे आपको डी नंबर नन ऑफ दीज भी दिए हैं कि अगर आपको कोई नहीं लग रहा है तो ये काफ़ी लोग को इसमें डी भी लग गया होगा आंसर, क्योंकि उनको पढ़ने में सब कुछ सेम लगा होगा। लेकिन यहाँ समझने के बाद था कि कंज्यूमर वो होता है जो लास्ट यूजर होता है, उसके बाद कहीं नहीं प्रोडक्ट जाता है। लेकिन कस्टमर वो होता है कि खरीद के लाता है, बेच भी सकता है और अपना यूज भी कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन कौन है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन है इन डेटा माइनिंग दिस इज ए टेक्निक यूज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिहेवियर एंड एंटीसिपेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब किसी भी कस्टमर का जो फ्यूचर बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, किस टेक्निक का यूज करते हैं डेटा माइनिंग में। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी के यूज करके हम क्या करते हैं, उस कस्टमर के इंडिविजुअल कस्टमर को, चाहे एक ग्रुप ऑफ कस्टमर को हम क्या करते हैं कि उसके मतलब जो डिजायर क्या है, वो क्या लेना चाहता है, क्या खरीद रहा है पहले से और
आगे उसका मतलब अभी मतलब कैसा है स्थिति, उस स्थिति को ट्रैक कर लेता है और उसके हिसाब से क्या करता है, उसके साथ बिहेव करता है। समझ गए बातों को। बिहेव मीन्स क्या कि मतलब उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहता है उसके सामने। देखिए हम आपको डेटा माइनिंग समझाए थे। डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मतलब स्ट्रक्चर जिसमें क्या करता है, एक कंपनी या एक दुकानदार मतलब सेपरेट कर लेता है चीज़ों को। समझ रहे हैं। सेपरेट करने का मतलब ये है कि वो देख लेता है कि हमें किन चीज़ों को सबसे आगे रखना चाहिए, किन चीज़ों को पीछे रखना चाहिए। समझ गए। मतलब एक मतलब क्लस्टर में मतलब वो बांट लेता है। जैसे कि सपोज कीजिए आप किराना दुकान पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जैसे कि चिप्स हो गया, बिस्किट का कुछ पैकेट हो गया, ये सब सबसे आगे रखा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर ये देखेंगे तो ये लेंगे। समझ गए। और जैसे नेसेसरी का सामान है वो पीछे भी रहता है तो उसको कस्टमर डिमांड करके मंगा लेता है। तो ये कैसे मतलब किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो डाटा माइनिंग के बेसिस पे इन कामों को कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आप अगर मॉल में जाते होइएगा तो देखते होगा ज़्यादातर चॉकलेट उकलेट जो होता है ना, ये सब नीचे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बच्चों को आसानी से चूम सके। ठीक है। और बच्चों आसानी से ले सके, इसीलिए इसको इसका प्रोस्पेक्टिव वही होता है नीचे रखना। तो किस बेसिस पर इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो डेटा माइनिंग के बेसिस पे कर रहे हैं। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिस इज एन अप्रोच टू सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इन विच ए प्रोस्पेक्ट एक्सप्लिसिटी एग्री इन ए एडवांस टू रिसीव द मार्केट इन्फॉर्मेशन। देखिए मार्केट के इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके, ठीक है, और जो प्रोस्पेक्ट है उसके साथ क्या करना कि अप्रोच करना, क्या करने का, तो सेलिंग करने का। क्या सेलिंग करने का, तो गुड्स एंड सर्विस। किसी कंपनी के पास सर्विस होता है, किसी कंपनी के पास गुड्स होता है, तो वो बेचने के लिए अपने प्रोस्पेक्ट के साथ जो मार्केट का इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परमिशन मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना। प्रोस्पेक्ट का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे कि एक तो होता है एग्जिस्टेंस कस्टमर हो गया, ठीक है, एक होता है पोटेंशियल कस्टमर। और प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है ना कि जैसे उस कंपनी को लग रहा है या मार्केट टीम को लग रहा है कि हमारे यहाँ से आज नकल सामान जरूर लेगा, तो क्या है, प्रोस्पेक्ट है। तो जो प्रोस्पेक्ट होता है वो बाद में क्या होता है, बाद में चल करके कस्टमर भी बनने का संभावना होता है। समझ गए। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट बोलता है। सपोज कीजिए कि अभी आप किसी कंपनी के साथ बीमा नहीं कराए हैं, ठीक है, तो अगर किसी एजेंट को पता चल गया कि आप बीमा नहीं कराए हैं तो वो आपके पास अगर बार बार आ रहे हैं तो इसके मतलब क्या, उनके नज़र में आप एक प्रोस्पेक्ट है, उनको लग रहा है कि अभी आप नहीं कराए हैं तो आप करा सकते, फ्यूचर में आप उनके कस्टमर बन सकते, तो वही होता है प्रोस्पेक्ट होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे इन होगा, एगो एक एक्स्ट्रा एन यहाँ पे क्लिक हो गया। ठीक है। देखिए इन एन इंटरनेट कंटेक्स्ट दिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ टोलरिंग वेब पेज टू इंडिविजुअल यूजर और कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस। मतलब जब हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जब हम किसी इंडिविजुअल यूजर का एनालिसिस करते हैं, मतलब उसका हम कैरेक्टर देखते हैं या उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, तो हम ये किस में करते हैं, मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, आपको आंसर पता चल गया ना। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। मतलब इंडिविजुअल जब भी आपको यहाँ पे दिख गया इंडिविजुअल यूजर के बारे में सब कुछ के, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको और उसके परफॉर्मेंस के जो बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। मतलब हम उसको इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं, सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पर हम उसका बिहेवियर कर रहे हैं कि वो कैसा है, मतलब ठीक है, कि मतलब वो जो यूजर है वो कैसा यूजर है, मतलब अच्छा है या मतलब कभी कभी सामान लेता है या रेगुलर आता है हमारे साइट पे विजिट करता है, ठीक है, और कितना सामान खरीदा, कितने साल में कितना बार विजिट करता है, उसका रिसेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका बजट क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे इंडिविजुअली देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको फुल फॉर्म, मतलब यहाँ पे शॉर्ट के फुल फॉर्म में ओ का मतलब बताना है क्या होता है। ठीक है। हम आपको ये बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा चुके, लेकिन थोड़ा सा एक झलक अभी भी बता देते। देखिए इसका मतलब होता है ओ का, आपको पता चल गया, मैं ऐसे टिक भी लगा दिया हूँ तो आपको पता चल ही गया होगा। तो देखिए हम इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। देखिए क्या होता है ना कि ये जो आपको SWOT देख रहे हैं, ये किसी भी कंपनी को गोल की अचीव करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि एस का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, STRENGTH होता है, स्ट्रेंथ होता है। और उसके बाद W का मतलब क्या होता है, तो वीकनेस होता है, W का मतलब क्या होता है, वीकनेस। और O का मतलब अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे T जो है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है थ्रेट होता है। समझ गए बातों को, थ्रेट होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिस मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ है, देखिए एक्चुअली हम सही से लिख इसलिए नहीं पाते ना क्योंकि हमारे पास वो लिखने वाला जो लैपटॉप में होता है ना, एक्चुअली मेरे पास जो डिवाइस है ये लैपटॉप का है और हम इसको मोबाइल में चलाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी लैपटॉप एक ले लूँ ताकि आप लोग को उसमें अच्छे से पढ़ा सकूँ। ठीक है। क्योंकि इसमें ये घिसटाते रहता है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लिख देने का। देखिए तो आपका जो यहाँ पे
जो स्ट्रेंथ है तो मतलब स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया कि उस कंपनी के पास अभी बेस क्या है, मतलब ठीक है कि उसका अभी जो कंपनी है उसके पास क्या क्या मतलब अवेलेबल है, उसका बेसिक चीज़ें क्या क्या है उसके पास। वीकनेस का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या कमी है, उसको क्या करे कि अपने स्ट्रेंथ में बदले, उसको दूर करे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि कंपनी देखेगा कि अभी हम मार्केट में क्या क्या बेच सकते हैं, क्या क्या ला सकते हैं, क्या अभी हमारे लिए मार्केट अच्छा है या बुरा है, वो सब हम अपॉर्चुनिटी के अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखिए थ्रेट्स का मतलब ये हो गया ना कि जैसे कि यहाँ पे कि कंपनी आगे देखेगा, फ्यूचर देखेगा कि जो हम अभी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या जिस पे हमारा आधारित कंपनी है उसके 5 साल 10 साल एक पीरियड ऑफ टाइम में इसका मार्केट कैसा रहने वाला है, गिरेगा या ऊपर जाएगा, तो इसका हम एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या है। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि दिस इज ए प्रोसेसिंग ऑफ डाटा अबाउट कस्टमर एंड देयर रिलेशनशिप। तो जब ये आपको कस्टमर एंड देयर रिलेशनशिप पता चला तो आपको आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे देखते हैं। विद द इंटरप्राइजेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंटरप्राइजेज फ्यूचर सेल्स एंड सर्विस एंड लोअर कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों को हम कहाँ एनालिसिस करते हैं, किसके अंदर प्रोसेसिंग करते हैं, किस चीज़ों का, तो कस्टमर के, ठीक है, और उसके रिलेशन के बीच का। तो देखिए जब भी हम आपको बताते थे क्या बताते हैं, कंपनी होता है और एक कस्टमर होता है, तो इसके बीच में एक एनालिसिस किया जाता है और सब कुछ को मेंटेन किसके द्वारा रखा जाता है, तो CRM के द्वारा रखा जाता है। इससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है और कुछ हद तक कस्टमर को भी बेनिफिट होता है। कंपनी को ऐसे बेनिफिट होता है कि कस्टमर के नए नए डाटा को ला करके यहाँ स्टोर करता है, उसके हिसाब से कंपनी अपना सामान बेचना चाहता है इस कस्टमर के साथ। और कस्टमर को क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि कस्टमर को ये सेग्रीगेट कर लिया रहता है, उस हिसाब से कस्टमर को प्रोडक्ट भी दिखाना शुरू करता है जिसमें इनका इंटरेस्ट है उस हिसाब से, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल गया। अभी नहीं पता चला होगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर डी है जो नीचे छुपा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि CRM एनालिटिक्स में हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है। लास्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, और ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कि दिस इज ए ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर गैदरिंग, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा। मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे कि एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से गैदरिंग, स्टोरिंग और एनालाइजिंग किया जा रहा है डाटा को, और उसका डाटा एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है टू हेल्प इंटरप्राइजेज यूजर मेक बेटर डिसीजन मार्केट, ठीक है। तो इसको अब हम बेटर डिसीजन, जो मार्केट के मतलब आगे क्या रहेगा, बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, तो उसके लिए जो हम बेटर जो डिसीजन लेते हैं वो किसके हेल्प से लेते हैं, तो उसका जो हम बेटर जो डिसीजन लेते हैं ये लेते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को बेटर डिसीजन ले पाते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को एनालिसिस करके बेटर डिसीजन लेते हैं कि हमारा बिजनेस किस फील्ड में अब अच्छा काम करेगा। समझ गया बातों को। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है दोस्तों तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अंदर दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएगा। कई बार होता है क्या ना कि एक बार में हमको समझ में नहीं आता तो हम उसको 2-3 बार देखते हैं तो फिर वो काम हो जाता है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है अच्छे से, किसका, तो हम आपको डेटा मार्क कई बार पढ़ा चुके हैं। ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसके बारे में आपको 2 लाइन लिख के बताना है कि डेटा मार्क का मतलब क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। और 2 चीज़ का आपको फुल फॉर्म भी बताना है, तो एक CX का फुल फॉर्म बताना है और UX का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। और हो सके तो इसके दोनों के बीच में डिफरेंस बताइएगा, और डिफरेंस नहीं बताइएगा तो एटलीस्ट आप फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला आपके लिए बोनस पॉइंट क्या है। देखिए आपके लिए बोनस पॉइंट यही है, ठीक है। इन बातों का भी आपको ख्याल रखना है। क्या लिखा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे दोस्तों, ठीक है। और थैंक्स फॉर सपोर्ट मी और वाचिंग। काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम आज इतना ही तक रखते हैं और आपको एग्जाम तक हम मतलब पूरा कोशिश करेंगे कि जितना भी आपका सब्जेक्ट है उस सभी का हम आपको टेस्ट के रूप में ही जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसी रूप में देते रहें आपको, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।